हृदय रोग आज पूरे विश्व और खासकर भारत में एक बड़ा हेल्थ हज़ार्ड है। आंकड़े बताते हैं कि कम उम्र में हार्ट अटैक वाले मामले दिनों दिन भारत में बढ़ते जा रहे हैं। 10-15 साल पहले तक दिल की बीमारी को अक्सर बुजुर्गों से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन पिछले एक दशक में दिल से जुड़ी बीमारी के आंकड़े कुछ और कहानी कहते हैं। अमेरिका के एक रिसर्च जर्नल में छपे लेख के मुताबिक 2015 तक भारत में 6.2 करोड़ लोगों को दिल से जुड़ी बीमारी हुई। इनमें से तकरीबन 2.3 करोड़ लोगों की उम्र 40 साल से कम है, यानी 40% हार्ट के मरीजों की उम्र 40 साल से कम है। भारत के लिए ये आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले हैं। healthdata.org के मुताबिक प्री मैच्योर डेथ यानी अकाल मृत्यु के कारणों में 2005 में दिल की बीमारी का स्थान तीसरा था, लेकिन 2016 में दिल की बीमारी अकाल मृत्यु का पहला कारण बन गया। जानकार बताते हैं कि पूरी दुनिया में भारत में ये आंकड़े सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आइए इस महत्वपूर्ण विषय पर हेल्थ इज वेल्थ के 5वें एपिसोड में बात करते हैं डॉक्टर विकास से और जानते हैं कि अपने हार्ट को हेल्दी रखने के क्या उपाय हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि मानव शरीर के अंदर हृदय का क्या कार्य है और इसे इतना महत्वपूर्ण अंग क्यों माना जाता है? सबसे पहले तो मैं झारखंड विधानसभा टीवी चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक ज्वलंत मुद्दा आज इन्होंने परिचर्चा के लिए सामने रखा है। जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है, तो हृदय शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है और इसको मैं एक बहुत ही सरल भाषा में काफी मोटे तौर पे समझाना चाहूंगा कि हृदय का क्या महत्व है। तो जीवन की जो सबसे छोटी इकाई है वो होती है कोशिका। कोशिका अपने आप में जीवित होती है। तो जैसे एक एक ईंट रख के हम घर बनाते हैं, वैसे ही एक एक कोशिका को जोड़ के शरीर बनता है। अब शरीर की हर कोशिका को जिंदा रहने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए और ये ऊर्जा उसको मिलती है ऑक्सीजन से। तो कोशिका को हमेशा सतत ऊर्जा का सप्लाई होना चाहिए जो ऑक्सीजन से मिलता है। तो ऐसा बनाया गया है शरीर में कि जो ऊर्जा है वो ऑक्सीजन को जलाने से मिलती है। तो कोशिका को कंटिन्यूअस ऑक्सीजन का सप्लाई चाहिए और ये ऑक्सीजन जो कोशिका तक पहुंचता है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के पहुंचता है। तो रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है और शरीर के सारी कोशिकाओं के पास पहुंचाता है। लेकिन रक्त अपने आप शरीर के सारी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच सकता और यहाँ पे हृदय की भूमिका आती है। हृदय एक बहुत बड़ा पंप की तरह है। तो ये हृदय पंप पूरे ब्लड को पूरे शरीर में चारों तरफ पंप करता है। तो अगर दिल का हर बार जब दिल धड़कता है तो उसमें से ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है वो पूरे शरीर में पहुंचता है, जिससे कोशिकाएं ऑक्सीजन लेती हैं और जीवित रहती हैं। तो दिल का धड़कना एक तरह से ऑक्सीजन पूरे शरीर में भेजने का काम करता है। तो इसीलिए कहा गया कि अगर दिल का धड़कना बंद हो जाएगा तो ऑक्सीजन पूरे शरीर की कोशिकाओं तक नहीं पहुंचेंगी और जहां जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा शरीर का वो पार्ट मर जाएगा। इसीलिए शायद दिल के धड़कने को जिंदा रहने का पर्याय माना गया है। तो हार्ट पूरे शरीर की जो जैविक प्रक्रियाएं हैं जो ऑक्सीजन पर डिपेंड करती हैं और उस ऑक्सीजन को हार्ट ही सारी कोशिकाओं में पहुंचाता है। तो इसीलिए जैव प्रक्रियाओं के केंद्र में हृदय का स्थान माना गया है। तो ये एक बहुत ही मोटे तौर पे मैंने समझाने की कोशिश की कि एक बहुत बड़ा पंप है जो पूरे शरीर को हर पल जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन पहुंचाता है। सर, मेरा अगला सवाल है कि जन स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ प्रमुख हृदय रोगों के बारे में बताएं। क्या है उन रोगों के सामान्य लक्षण? कृपया इस पर भी प्रकाश डालें। बिल्कुल। तो वैसे तो जो हृदय है इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां हैं और सारे के बारे में जिक्र करना शायद इस परिचर्चा के स्कोप के बहुत बाहर होगा। मैं यहाँ पे अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ दिल से जुड़ी हुई सबसे जो कॉमन बीमारी है उसके ऊपर, जिसको हम लोग उच्च रक्तचाप या फिर हाइपरटेंशन कहते हैं। तो हाइपरटेंशन जो बीमारी है वो उसको साइलेंट किलर कहा गया है। अब हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर क्यों कहा गया है? वो इसलिए कहा गया है क्योंकि हाइपरटेंशन जो है उसका कोई शुरू में बहुत दिनों तक हाइपरटेंशन शरीर में होगा लेकिन उसका कोई लक्षण नहीं आएगा। और इसको अगर मैं इस तरीके से बोलूं
कि सबसे जो कॉमन लक्षण हाइपरटेंशन का, जो सबसे सामान्य लक्षण है, वो ये है कि इसका कोई लक्षण नहीं है। तो शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बहुत दिन तक आदमी के शरीर में रक्तचाप बढ़ा हुआ हो सकता है, फिर भी उसको कोई लक्षण नहीं आएगा और उसको अंदरूनी तरीके से नुकसान होता रहेगा। तो इसलिए इसको साइलेंट किलर कहा गया है। और इसके महत्व को जान के WHO की तरफ से एक वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी मनाया जाता है, जो हर साल मई में मनाया जाता है। तो ये इसी हाइपरटेंशन बीमारी, जो कि साइलेंट किलर है, उसके महत्व को रेखांकित करने के लिए किया जाता है। अब मैं हाइपरटेंशन के कुछ बारे में कुछ और बताना चाहूंगा यहाँ पे आपके दर्शकों को, कि सामान्य तौर पे जो हमारा रक्त का दबाव होता है, वो उसको हम लोग 2 अंकों में नापते हैं, जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल में 120/80 के बराबर होता है। तो जो ऊपर वाला वैल्यू होता है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और जो नीचे वाला वैल्यू होता है उसको हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो ये एक नॉर्मल रेंज है। जब यही ब्लड प्रेशर 140/90 इससे ज्यादा हो जाता है, तो हम ये कहते हैं कि व्यक्ति हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप की बीमारी से ग्रसित है। और यहाँ ये भी मैं बता देना चाहता हूं कि 130 के ऊपर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 के ऊपर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब हो जाए किसी व्यक्ति का, तो उसको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि हाइपरटेंशन डेवलप करने का टेंडेंसी उसका बढ़ जाता है। तो ये 2-3 छोटे बिंदु महत्व के हम लोगों को ध्यान में रखने चाहिए। और जब हाइपरटेंशन के लक्षण क्या होंगे, तो पहला, जैसा कि मैंने बताया कि ज्यादा आमतौर पे कोई लक्षण नहीं होंगे, लेकिन उसको नेग्लेक्ट किया जाए, काफी दिन तक उच्च रक्तचाप रह गया, उसका इलाज नहीं हुआ, तो व्यक्ति को सुबह सुबह उठ के कुछ हेडेक हो सकता है, कोई चक्कर जैसा आ सकता है, या फिर और अगर हाइपरटेंशन बढ़ गया तो नाक से खून भी आ सकता है, या फिर दिल के धड़कने का पता लगने लगेगा। आमतौर पे हमको दिल के धड़कने का पता नहीं लगता है, और जब हम आराम से घर पे बैठे हैं रेस्टिंग पोजीशन में, फिर भी अगर हमको दिल के धड़कने का पता लग रहा है, तो इसको हम लोग पैल्पिटेशन बोलते हैं। तो इस तरह का पैल्पिटेशन आने लगेगा, कानों में कुछ कुछ बजिंग सा साउंड सुनाई देने लगेगा। तो इस तरह के जब लक्षण आते हैं, तो हम लोगों को सावधान होना चाहिए, चेकअप करना चाहिए कि कहीं बीपी तो नहीं है। अब मैं बार बार इसको क्यों इतना महत्व दे रहा हूं, इसलिए कि अगर हाइपरटेंशन साइलेंट रहा, अनडिटेक्टेड रहा, तो उसके जो परिणाम होते हैं वो काफी भयावह होते हैं। क्योंकि जो हाइपरटेंशन है, ये बाद में जाके स्ट्रोक, जैसे कि जिसको हम लोग आम आदमी की भाषा में लकवा मार देना कहते हैं, ये हो सकता है। या फिर जो आदमी की किडनी है, जो कि शरीर का उत्सर्जन तंत्र का एक केंद्र बिंदु है, वो पूरी किडनी खराब हो सकती है, या फिर हार्ट अटैक आ सकता है, या फिर आंखों की रोशनी जा सकती है। तो ये जितने भी हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो कि हाइपरटेंशन का इलाज नहीं करने की वजह से सामने आते हैं, वो सारे बहुत ही गंभीर हैं और इन सब से बचा जा सकता है। इसीलिए हाइपरटेंशन की जानकारी लेना, उससे प्रिवेंशन के द्वारा ही, बचाव के द्वारा ही उस बीमारी को नहीं अपने अंदर आने देना शायद एक बेस्ट पॉलिसी है। तो ये आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, बहुत ही उपयोगी। और इसी के साथ हम एक अगला सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या है और हृदय रोग के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या महत्व है। और एक और टर्म यूज करते हैं, गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल, तो ये क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, काफी प्रासंगिक सा प्रश्न पूछा है आपने, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हम हमेशा सुनते रहते हैं चारों तरफ न्यूज में, और थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो और जैसा कि हम लोग सुनने में आता है, उसकी वजह से सब लोग कोलेस्ट्रॉल को ही खराब इमेज दे रखा है कि कोलेस्ट्रॉल इज नॉट गुड, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बायोमोलिक्यूल है, और इसकी शरीर में बहुत जरूरत है। कितने सारे हार्मोन में ये बनाने में मदद करता है। इसके अलावा कोशिकाओं की जो वॉल होती है, वो सारे में कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल का बहुत महत्व है शरीर में नॉर्मल जैव प्रक्रियाओं में। लेकिन और बेसिकली कोलेस्ट्रॉल अगर ऐसे देखें तो एक वैक्सी सा, ग्रीजी सा सब्सटेंस होता है, और हमारे शरीर में लिवर में कोलेस्ट्रॉल बनता है, और इतना बन जाता है कि हमारे जरूरत के लिए काफी है। लेकिन हम लोग डाइट से भी, खाने पान के द्वारा भी कोलेस्ट्रॉल अंदर लेते हैं अपने। तो वो जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है,
कोलेस्ट्रॉल के साथ ये प्रॉब्लम है कि जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होगा वो कहीं कहीं जमा हो सकता है। अब इसका प्रेफरेंस क्या है? ये कोलेस्ट्रॉल जो है, ये जो रक्त वाहिकाएं हैं, जो धमनी और शिरा, जिसको हम लोग आर्टरी बोलते हैं मेनली, तो आर्टरी के अंदर जाके ये जमा होने लगती है। तो एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि जो आर्टरी है वो एक पाइप के बराबर है, जो कि जैसे घर में नल से पानी आता है पाइप के द्वारा, वैसे ही शरीर में आर्टरी के द्वारा ब्लड शरीर के कोने कोने तक पहुंचता है। तो जो ब्लड है वो पानी के जैसा है। तो अब इस पाइप में कोलेस्ट्रॉल के जमा होने का एक टेंडेंसी हो जाता है। तो जब ये कोलेस्ट्रॉल आर्टरी में डिपॉजिट होने लगेगा, एक एक करके जमा होने लगेगा, तो जो पाइप का जो ल्यूमेन है, जो पाइप का स्पेस है, वो कम हो जाता है। तो रक्त जिसमें आराम से बह सकता है, वहां पे उसकी गति जो है वो अवरुद्ध हो जाती है, क्योंकि अचानक से पाइप में कह सकते हैं एक जाम सा लग गया बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो जब ये कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट हो जाता है और आर्टरी के अंदर के स्पेस को, धमनी के स्पेस को कम कर देता है, तो खून का बहाव बहुत टर्बुलेंट हो जाता है, तो या फिर कम हो जाता है। तो जो टारगेट ऑर्गन है वहां पे कम ब्लड पहुंचेगा। तो उसकी वजह से उस ब्लड में जो जिस ऑर्गन को, उस अंग को जितना ब्लड मिलना चाहिए था, वो ब्लड नहीं मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा। तो अगर उतना नहीं मिलेगा तो उस अंग को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यही हार्ट अटैक में होता है कि जब हार्ट मसल को पंप करने के लिए हमेशा उसको भी ब्लड चाहिए, तो वो हार्ट मसल को जो ब्लड वेसल्स ब्लड पहुंचाती है, उनमें अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए तो वहां पे हार्ट मसल को ब्लड नहीं मिलेगा। जब हार्ट मसल को ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट का वो हिस्सा मर जाएगा और वो एक हार्ट अटैक के रूप में आपको परिलक्षित होगा। तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा संभाल के रखना है, उसका लेवल जो है हमको बॉडी में ठीक से बना के रखना है। और रह गई बात की बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल एक तरह का लाइपोप्रोटीन है। तो इसमें दो तरह के होते हैं, जिसमें एलडीएल और एसडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है उसको अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल बोला गया है, और जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है उसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोला गया है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आर्टरी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल के जमा होने की टेंडेंसी होती है वो एलडीएल की वजह से होती है, और एचडीएल इस टेंडेंसी को कम करता है। तो बॉडी में जितना एचडीएल का लेवल ज्यादा होगा और एलडीएल का कम होगा, वो उतना ही शरीर के लिए अच्छा है। उससे हम जो रक्त का जो प्रवाह है वो अवरुद्ध होने से बचेगा। तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल, सारे डॉक्टर से एडवाइस करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का पीरियोडिक चेकअप होना चाहिए। ज्यादा लेवल है तो अगर इंडिकेटेड है तो डॉक्टर की सलाह से दवाई उसके लिए लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं लेंगे तो जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। सर, हमारा अगला प्रश्न है कि हाइपरटेंशन और अन्य हृदय रोगों से बचने के लिए जीवन शैली में क्या क्या बदलाव करने चाहिए, और सर क्या ये रेगुलर एक्सरसाइज के फायदे होते हैं क्या? बिल्कुल, ये शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस परिचर्चा का। वो इसलिए कि हमने देखा कि हाइपरटेंशन कैन क्रिएट हैवॉक। ये शरीर में कितनी गंभीर, लकवा से लेके अंधेपन से लेके किडनी फेल करने से लेके सारे तरह की दुर्गम और डिफिकल्ट टू ट्रीट कंडीशंस को पैदा करता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हाइपरटेंशन से बचाव बहुत आसान है, हर केस में दवाई की जरूरत नहीं है। और अगर हम थोड़े जागरूक रहें तो अपने आप अपने लाइफस्टाइल में, जीवन शैली में बदलाव करके हम बहुत ही आसानी से इस बीमारी और इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो मैं उन्हीं कुछ बिंदुओं को रेखांकित करना चाहूंगा जिसके द्वारा हम ये जानेंगे कि जीवन शैली के कौन कौन से हिस्से हैं जिसको अगर हम मॉडिफाई कर लें तो हम हाइपरटेंशन से बच सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो बिंदु है वो एक्सरसाइज है, जिसकी आपने बिल्कुल सही तरीके से उसकी बात उठाई। सो एक्सरसाइज के जो फायदे हैं वो 360 डिग्री है, उसके फायदे बहुत ही ज्यादा हैं। और जो एक्सरसाइज है, इसीलिए मैं ये कहना पसंद करता हूं कि एक्सरसाइज इज नॉट अ पनिशमेंट। वो आपको एक मुश्किल चीज देखने में लगती है, लेकिन वो मुश्किल नहीं, इट्स एक्चुअली एन इन्वेस्टमेंट। आपके हेल्थ के लिए, आपके हेल्थ को लंबे समय तक अच्छा बना के रखने के लिए एक तरह का समय का निवेश है। तो एक्सरसाइज से हम सब लोगों को परहेज नहीं करना चाहिए। और क्यों, आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्सरसाइज जो हम खाना खाते हैं, एक्स्ट्रा कैलोरी खा लेते हैं।
आमतौर पे एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग को अराउंड 2200 से 2400 किलो कैलोरीज की जरूरत होती है, और लगभग हम सब लोग खाना खाते समय ज्यादा खाते हैं, इससे ज्यादा का कैलोरी इनटेक होता है। तो जो एक्सेसिव कैलोरी होती है वो अल्टीमेटली अंततः फैट बन के ही हमारे शरीर में जमा होती रहती है। तो अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा कैलोरी है ये बर्न हो जाएगी, तो सबसे बड़ा फायदा ये है। उसके अलावा हमारा रक्तचाप बिल्कुल सही तरीके से मेंटेन रहेगा, उसके लिए हमको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। और एक और एक्सरसाइज की मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। तो ये एंडोर्फिन जो होते हैं वो एक तरह से कह सकते हैं नेचुरल एंडोजिनस मॉर्फिन की तरह एनालोगस है। तो जब ये एंडोर्फिन रिलीज होता है तो हमारा पूरा शरीर एक बहुत ही अच्छे और शांत और रिलैक्स स्टेट में जाता है। तो रिलैक्स स्टेट में जाने से आपका शरीर के सारे हार्मोन, सारी प्रक्रियाएं, जैव प्रक्रियाएं, सब कुछ बहुत ही सुचारू रूप से चलती हैं। तो और आदमी खुद भी एक बहुत ही अच्छा अनुभव करता है। आपने देखा होगा कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग लंबी वॉक पे जाते हैं, उनको एक तरह से वो खुद कहने लगते हैं कि हमको एडिक्शन हो गया है, हम रोज करेंगे ही, हम जाएंगे ही वॉक के लिए, नहीं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट गया। वो इसलिए क्योंकि यही जो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो शरीर को एक शांत रिलैक्स स्टेट में ले जाते हैं, वो हमको एडिक्टिव लगता है बिकॉज इट फील सो गुड। तो जो एंडोर्फिन है ये बहुत ही एक अच्छा हार्मोन है हम सब के लिए। तो एक्सरसाइज से वो हमको उसके फायदे मिलते हैं। तो ये तो 2 4 5 फायदे मैंने बताए। इसके अलावा शरीर की हर जैव प्रक्रिया में, हर चीज में ये एक्सरसाइज हमको हेल्प करता है। तो ये कहना चाहिए कि एक्सरसाइज एक तरह से कल्प वृक्ष है, मतलब इसके फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कहीं से कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को जीवन शैली में एक्सरसाइज को जरूर उतारना चाहिए। अब ये रह गई बात कि कितना करें, कैसे करें, हर आदमी की क्षमता अलग अलग होती है। तो एक जो नॉर्मल रिकमेंडेशन है वो है कि पूरे हफ्ते में 7 दिन के अंदर अगर आप 2.5 घंटे का फिजिकल एक्टिविटी कर लें तो ये काफी है। और अगर इसको मैं रफली पर डे में ट्रांसलेट करूं तो 30 मिनट से ज्यादा का एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी का पीरियड आपका नहीं आता है, जो कि हम आराम से कर सकते हैं। तो इस 30 मिनट पर डे का इन्वेस्टमेंट हम लोगों को जिंदगी को लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए जरूर करना चाहिए। और इसमें कोई बंदिश नहीं है कि दौड़ना है, जिम में जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वॉकिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। और वॉकिंग में भी बहुत ज्यादा तेज चलने की जरूरत नहीं है, आप अपने पेस पे चलें। आप कितना डिस्टेंस कवर करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, किस पेस से करते हैं, किस गति से करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप कोई छोटा मोटा वॉकिंग, नॉर्मल वॉकिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जिम में जा सकते हैं। जो चीज भी आपको सूट करती है, आप आपके समय और आपके शरीर के सामर्थ्य पे उसके हिसाब से उसको कर सकते हैं। लेकिन सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज मस्ट, वो हम सब लोगों को अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो एक ही एक्सरसाइज का बिंदु रहा। और दूसरा है खाने के बारे में। हम लोगों को हेल्दी खाना है, और हेल्दी खाने में अगर मैं शॉर्ट में बोलूं बहुत, तो नमक कम, चीनी कम, और फाइबर ज्यादा, फ्रूट ज्यादा। इसके अलावा कुछ और जीवन शैली से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, जैसे कि स्मोकिंग के नुकसान बहुत ज्यादा हैं। ये बीपी तो बढ़ाता ही है, शरीर का जो रक्त है उसको काफी गाढ़ा कर देता है। तो इसके हाइपर कोएगुलेबल स्टेट होने की वजह से काफी प्रॉब्लम आ सकता है। तो स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब जो है रक्तचाप को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कारक है। तो हम लोगों को इससे बचना चाहिए, जीवन शैली में इस तरह से ये इनकॉर्पोरेट करना है कि हम इधर ना जाएं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है स्ट्रेस का, क्योंकि आजकल की जिंदगी बहुत तेज है और अपेक्षाएं, आकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, और स्ट्रेस जिंदगी का एक पार्ट बन गया है। सम फॉर्म ऑफ स्ट्रेस इज गुड, लेकिन हम जब उस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते हैं, अच्छी से नींद नहीं लेते हैं, बेचैन होने लगते हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के केमिकल्स में रिफ्लेक्ट होती है। जो केमिकल का जिसका सिक्रीशन, जिसका स्राव नहीं होना चाहिए, वो सब भी होता है, और वो हमारे लिए हानिकारक होता है। तो अगर ऐसा लगता है किसी व्यक्ति को कि स्ट्रेस है, किसी तरह का बेचैनी है, एंजाइटी है, या जिंदगी बहुत बिजी है और आपको अपने लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, तो आपको ये सोचना है, जिंदगी रोज 10 से 15 मिनट का एक टाइम ऑफ सॉलिट्यूड, सुबह उठ के हो सकता है, शाम को
सोने जाने से पहले हो सकता है, जब आप एकदम रिलैक्स मन में अपना बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपने को दें, इससे आपकी एनर्जी आएगी, आपका रिलैक्सेशन बढ़ेगा। तो जिंदगी की जो भी व्यस्तताएं हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, उसमें हमको स्ट्रेस को हावी नहीं होने देना है, तो इससे हम लोग बीपी से बचेंगे। तो ये कुछ संक्षेप में मैंने बताने की कोशिश की कि ये जीवन शैली की पद्धतियां हैं जिसको अपनाने से हम दिल की बीमारियों से बचेंगे। सर, एक और प्रश्न था कि हृदय रोगों से बचने के लिए और क्या अतिरिक्त कदम उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल। तो जीवन शैली का जो ये चीजें हैं वो तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन इतना करने के बावजूद बीपी बढ़ा रहता है, तो हमको कैसे बचना है? उसके तरीके बहुत सिंपल हैं। अपने को जागरूक रहना है, और जागरूक रहने से मेरा मतलब है कि जब हम 35 के ऊपर हो जाए प्रेफरेबली, तो हम लोगों को अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली मेजर करते रहना चाहिए, क्योंकि वो इसलिए भी जरूरी है कि हाई बीपी का साइन बहुत जल्दी हाई बीपी के लक्षण आएंगे नहीं। तो बहुत ही आसान है, आजकल बीपी के मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट सब जगह अवेलेबल हैं, तो अपना बीपी चेक करते रहना चाहिए रेगुलर इंटरवल पे। उसके अलावा अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच, इवन इफ हम लोग बिल्कुल फिट महसूस कर रहे हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रही है, तो भी हम लोगों को अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच 35 वर्ष के हो जाने के बाद साल में एक बार जरूर कराना चाहिए। और इसमें बीपी की रिकॉर्डिंग, हार्ट रेट की रिकॉर्डिंग तो है ही, इसके अलावा ब्लड शुगर का जांच वो बहुत जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज और हाइपरटेंशन आपस में मिलके ये एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट पैदा करते हैं और शरीर को मिलके डैमेज करते हैं। तो ब्लड शुगर का चेकिंग, उसी तरह से मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल से बचना है, तो कोलेस्ट्रॉल को चेक करने के लिए लिपिड प्रोफाइल जैसा टेस्ट हो, जिसमें सारे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल, ये सब कुछ चेक होता है, तो इसका जांच। इसके अलावा किडनी, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो किडनी पे भी असर पड़ता है, किडनी की जांच। तो ये कुछ छोटे मोटे टेस्ट हैं जो कि शहर के हर जगह पे अवेलेबल हैं, आसानी से अवेलेबल हैं, सिर्फ हमको थोड़ी सी जागरूकता चाहिए। सरकारी अस्पतालों में भी फ्री में अवेलेबल है, तो अगर हमको थोड़ी सी जागरूकता रहेगी तो ये सारे हम टेस्ट कराते रहेंगे, तो हम सही समय पे इस बीमारी को पकड़ सकते हैं। तो डॉक्टर का विजिट और अपना विजिलेंस, अपना निगरानी, ये दो चीजें अगर हमारे पास रहेंगी तो हम समय रहते हम इस बीमारी को पकड़ सकेंगे और उसका एक प्रभावी इलाज करवा सकेंगे। सर, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए खान पान में क्या ध्यान रखना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए कि जो ये हृदय की जो रोग है, इसका जन्म देने में, इसको जनित करने के लिए हमारे डाइटरी हैबिट का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर हम सही खाएंगे तो हम इससे बहुत ही प्रभावी तरीके से बचे रहेंगे। तो सबसे पहले मैं जो इन्यूमरेट करना चाहूंगा वो ये है कि हमको क्या क्या नहीं खाना है या कम खाना है। तो इस कड़ी में जो सबसे पहला चीज है वो है नमक। नमक जो है वो हमारे शरीर की जो धमनियां हैं, आर्टरीज हैं, उनको स्टिफ कर देता है, उसका जो लचीलापन है उसको कम कर देता है, और उसकी वजह से फिर बीपी होने का चांस बढ़ जाता है। तो खाने में नमक की मात्रा बिल्कुल कम होनी चाहिए। जो जो रिकमेंडेड सॉल्ट इंटेक है वो 5 ग्राम पर डे है, कहने का मतलब लगभग 1 चम्मच, इससे ज्यादा नहीं। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। इसके अलावा जितने जो पैक्ड फूड हैं उसमें प्रिजर्वेटिव एड्स होते हैं, और ये सारे प्रिजर्वेटिव में सॉल्ट एक कंपोनेंट होता है। तो हमारा पैकेज फूड है, कैंड फूड है, ये सब से भी हमको बचना चाहिए क्योंकि दे आर हाई ऑन सॉल्ट। तो एक तो ये बात रही। दूसरा है शुगर। हमको शुगर का खपत कम लेना है शरीर में। हम लोगों को, जैसे कि सब किसी को आदत होती है, स्वीट टूथ होता है, बट उसको आप एक बैलेंस तरीके से, आपका कैलोरिक इंटेक जैसा कि मैंने बताया 2200 से 2400 है, तो लगभग उसी हिसाब से कॉम्बिनेशन करके करना है कि ज्यादा शुगर नहीं ले, क्योंकि ज्यादा शुगर भी अल्टीमेटली फैट बन के शरीर में डिपॉजिट होता है। तो एक जो कम शुगर वाला डाइट, उसके अलावा कम फैट वाला डाइट। तो कम फैट वाले डाइट पे मैं थोड़ा सा और बात करना चाहूंगा। तो बहुत तरह के फैट होते हैं, उसमें जो सबसे नुकसानदायक फैट है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस फैट। तो ट्रांस फैट एक तरह से कृत्रिम वसा है जो कि आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है। तो ट्रांस फैट का नुकसान काफी ज्यादा है, तो हम लोगों को बचना चाहिए ट्रांस फैट खाने से। अब कैसे पता लगे कि कौन सी चीज में ट्रांस फैट है या नहीं? तो आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसका आप कंटेंट देखें। तो ट्रांस फैट जो है वो पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल,
ऐसा लिखा रहेगा। अगर किसी भी फूड कंपोनेंट में ये लिखा रहे पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल, तो इसका मतलब है कि उसमें ट्रांस फैट है। तो आप उसकी मात्रा देखें, कोशिश करें कि ऐसी चीजें खाएं जिसमें ट्रांस फैट ना हो। अगर मैं ऐसे इन्यूमरेट करूं कि किन किन चीजों में ट्रांस फैट होता है, तो पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, केक हो गया, अचार हो गया, पिकल्स हो गया, तो ये सब चीजों में ट्रांस फैट होने का चांस ज्यादा रहता है। स्नैक्स हो गए, तो इनसे हम लोगों को बचना चाहिए या इनका सेवन बैलेंस्ड मात्रा में करना चाहिए। इसी तरह से ऑयल जो है, हम लोग को हेल्दी ऑयल खाने की कोशिश करनी चाहिए। तो हेल्दी ऑयल में सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल हुआ, तो ये शरीर के लिए ज्यादा, इनका जो फैट है वो शरीर के लिए लाभदायक है, हानिकारक नहीं है। इसी तरह से नट्स का जो फैट है, जो मछली के अंदर जो फैट है, वो सारा जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। तो फैट का के बारे में इतना। इसके बाद क्या खाने में किस चीज की मात्रा बढ़ाएं, तो इसमें फ्रूट्स एंड सैलेड, रोज जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं उसको ज्यादा अपने फूड में इनकॉर्पोरेट करें। और फ्रूट सैलेड्स एंड वेजिटेबल्स, इसका एक और, इसमें विटामिन होते हैं, इसमें मिनरल्स होते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले जो कारक इंपॉर्टेंट हैं, विटामिन मिनरल्स, वो सारे फ्रूट्स में होते हैं, सैलेड में होते हैं। तो इसको, और ये बहुत हल्का होता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है, तो इनके मल्टीपल फायदे हैं। तो ये जो इसकी मात्रा हम खाने में बढ़ाएं। और वेजिटेबल्स और ये फ्रूट और सैलेड लेने का एक और फायदा होता है कि दे आर हाई ऑन फाइबर, तो फाइबर से के भी मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। तो हाई फाइबर डाइट रहने से भी हमको इससे फायदा मिल जाता है। इसके अलावा अगर कोई मीट लेता है तो रेड मीट अवॉइड करना चाहिए, और क्योंकि रेड मीट का जो फैट है वो हानिकारक फैट के दर्जे में आता है। तो और जहां तक हो सके, इसके अलावा जहां तक हो सके जो डीप फ्राइड फूड है उसको हमको अवॉइड करना चाहिए। डीप फ्राइड की जगह पे हम बॉयल कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं, एयर फ्रायर में कुछ बना सकते हैं। तो जहां तक हो सके जो बहुत ज्यादा ऑयल में फ्राई किया है उससे बचना चाहिए। और यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ एक टेंडेंसी है जो ऑयल है उसको रीयूज करने का। एक बार उसमें डीप फ्राई कर लिया, दोबारा उसी ऑयल में डीप फ्राई करते हैं। तो रीयूज करके ऑयल को खाने का अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फिर उसमें हानिकारक फैट की मात्रा बढ़ जाती है। तो खाने के छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस हैं और एक्सरसाइज है, अगर हम इसको करते रहें तो बहुत ही आराम से हम हृदय रोगों से बच सकते हैं। क्योंकि ये जो मेजर्स हैं वो बहुत बड़े नहीं हैं, वो छोटे छोटे मेजर्स हैं, बट दे गो अ लॉन्ग वे इन प्रिवेंटिंग द डिजीज। ओके सर, एक आखिरी सवाल है कि कोरोना महामारी के दौर में हम बराबर कोमॉर्बिडिटी के बारे में सुनते रहते हैं। हृदय रोगियों को कोविड महामारी के समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? आज के परिप्रेक्ष्य में ये प्रश्न काफी प्रासंगिक है, क्योंकि कोरोना महामारी में आम जनमानस को ये मन में ये प्रश्न आता है। तो इसके बारे में मैं कुछ क्लैरिटी देना चाहता हूं कि जो कोविड से रिकवरी है, कोविड से रिकवरी उन लोगों की फास्ट होती है जिसके शरीर में कोई बीमारी या कोमॉर्बिडिटी नहीं है। तो अभी जो डाटा जितना आया है मोर्टालिटी का, कोविड की वजह से जो मृत्यु हुई है, उसका जो डाटा है उसमें यही निकल के आ रहा है कि जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटी थी, जैसे हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज या डायबिटीज, इस तरह की बीमारियां थी, उन लोगों में मौत ज्यादा हुई। तो कहने का मतलब है कि हाइपरटेंशन या हृदय रोग जब हो जाता है तो शरीर की कोविड से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, रिकवरी थोड़ी मुश्किल होती है। इसीलिए कोविड हृदय के जितने भी रोगी हैं, पहला कि जितने भी वो मेडिकेशंस खा रहे हैं उस मेडिकेशंस को रोकना नहीं है, वो लगातार खाते रहना है। दूसरा, टीका उनको प्रेफरेबली, मतलब सबसे पहले उनको जाके टीका लेना चाहिए, क्योंकि टीका उनके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। और यहाँ पे मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि बार बार लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि जो लोग एस्पिरिन, हार्ट डिजीज के लोग हैं, वो अपने जनरली एस्पिरिन खाते हैं, तो क्या एस्पिरिन वाले लोग टीका ले सकते हैं? तो जो वो बिल्कुल टीका ले सकते हैं, उनको लेना चाहिए। तो मेरा यही संदेश होगा कि जो हृदय रोगी कोविड के मरीज हैं या नहीं भी हैं लेकिन हृदय रोगी हैं, तो उनको बहुत ध्यान रखना है, कोविड से बचना है पहले तो, क्योंकि अगर कोविड उनको हो जाएगा तो उनके ऊपर रिकवरी मुश्किल होगी, उनके ऊपर कोविड का प्रभाव ज्यादा होगा। तो इसीलिए उनको बचना बहुत जरूरी है। और दूसरा, बिल्कुल समय रहते उनको वैक्सीनेशन करवा लेना है। अगर ये 2 प्रिकॉशंस ले लेंगे
और किसी तरह की जो आपकी दवाई है, वैक्सीनेशन से उसका कुछ ज्यादा वो नहीं है। आप डॉक्टर की सलाह ले लें अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो, नहीं तो आप जरूर वैक्सीनेशन लें, इससे आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद सर, इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर तथ्यपरक और उपयोगी जानकारी सर्व साधारण की भाषा में प्रदान करने के लिए। आप दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी उपयोगी जानकारियों के लिए देखते रहे विधानसभा टीवी। इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना ना भूलें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहनें और अपनी बारी आने पर टीका जरूर लें।